हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की दूसरी किताब भारत लोग और अर्थव्यवस्था चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 8वां है। यहां पर हम लोग निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहां पर। आज के अध्याय में हम लोग निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय स्टार्ट करने से पहले हम लोग निर्माण की जो पृष्ठभूमि है उसको जान लेते हैं। हम लोगों ने पहले के अध्यायों में पढ़ा है कि जो आपकी आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आ जाती हैं इसमें प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां या प्राथमिक क्रियाकलाप। तो प्राथमिक क्रियाकलाप जो होते हैं ये जमीन से जुड़े हुए क्रियाकलाप होते हैं, जैसे कि कृषि कार्य हैं, खनन इत्यादि के कार्य हैं। ये सब प्राथमिक गतिविधियां बोले जाते हैं। वहीं जो द्वितीय क्रियाकलाप होते हैं इनमें विनिर्माण गतिविधियां आ जाती हैं। इनमें हम लोग जो प्राथमिक उत्पाद होते हैं उनको प्रसंस्कृत करके उनसे नए उत्पादों को तैयार करते हैं। जैसे कि टमाटर है, टमाटर का उत्पादन हमने प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत किया, तो सेकेंडरी में हम लोग क्या करेंगे, टमाटर से हम टमाटर का टोमेटो सूप या केचप बनाकर मार्केट में भेजेंगे। ये सब चीज़ें तैयार करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं नए उत्पाद का हम विनिर्माण कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने जैसे प्राथमिक क्रियाकलापों में गेहूं का उत्पादन किया, तो द्वितीयक में हम लोग क्या करते हैं, गेहूं के आटे का प्रयोग करते हुए ब्रेड बना लिया या फिर बिस्किट तैयार कर लिए। तो यहाँ पर हम जो प्राथमिक उत्पाद हैं उनको नए उत्पादों में विनिर्मित कर रहे हैं। तो ये जो द्वितीयक गतिविधियां जो होती हैं ये विनिर्माण से संबंधित होती हैं। आज का आपका जो अध्याय है ये भी विनिर्माण गतिविधियों से संबंधित है। तृतीयक गतिविधियों को सेवा क्षेत्र गतिविधियां कहते हैं, जिनमें कि विभिन्न प्रकार की सेवाएं शामिल हैं, जैसे बैंकिंग सेवाएं हैं, परिवहन सेवाएं हैं या फिर सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, अन्य प्रकार की जो सेवाएं इसमें जो शामिल होती हैं। तो आज हमारा जो अध्याय है वो सेकेंडरी क्रियाकलापों से संबंधित है और विनिर्माण उद्योग इसका नाम है। अब देखिए, इसके साथ साथ यहाँ पर एक शब्द और आया है, ये शब्द है उद्योग। तो आपके मन में ये सवाल आएगा, उद्योग का अर्थ क्या होता है। देखिए, जब किसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करके तकनीकी ज्ञान का उपयोग करते हुए वहां पर बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियां संपन्न की जाती हैं, तो वो जो है उद्योग की रूप ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम पर्यटन की बात करें, टूरिज्म की बात करें, तो पर्यटन क्षेत्र में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। एक तो सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र है, भाई किसी क्षेत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पर घूमने योग्य स्थान है, वहाँ तक हम कैसे जाएंगे, वहाँ का जो रोड मैप है क्या रोड मैप होगा, किन किन साधनों से जाएंगे, वहाँ पर जाकर हम कहाँ पर ठहरेंगे, कौन कौन सी होटल वहाँ पर होंगे, कौन से लोग हमें वहाँ पर गाइड करेंगे। तो पूरा का पूरा एक बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट हुआ है, बड़े पैमाने पर यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल भी हो रहा है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के साधन भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं यहाँ पर हो रही हैं। तो ये पर्यटन ने क्या कर लिया, एक बड़े प्रकार के उद्योग का रूप ले लिया। वैसे ही यहाँ पर विनिर्माण उद्योग हैं। विनिर्माण उद्योग में जो भी क्षेत्र हम उठाते हैं, जैसे कि लौह इस्पात क्षेत्र उठा लिया, तो लौह इस्पात में जितनी भी कंपनियां शामिल हैं वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर क्रियाकलाप कर रही हैं, बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियां कर रही हैं, तो ये उद्योग के रूप ले लेती हैं। तो यहाँ पर हम निर्माण उद्योग को जानेंगे। जैसा कि आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं कि आकार, पूंजी निवेश और श्रम शक्ति के आधार पर जो उद्योग हैं इनको बृहत, मध्यम, लघु और कुटीर उद्योग में डिवाइड कर सकते हैं। वहीं स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को हम लोग सार्वजनिक सेक्टर में, सार्वजनिक का मतलब ऐसे उद्योग जिनका निर्माण और संचालन जो है सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है, तो सार्वजनिक सेक्टर के उद्योग कहलाते हैं। व्यक्तिगत सेक्टर के उद्योग का मतलब होता है ऐसे उद्योग जिनको केवल किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी इंडिविजुअल फर्म के द्वारा चलाया जाता है। मिश्रित का मतलब होता है कि ऐसे उद्योग जहां पर सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर उद्योग को संचालित करते हैं, तो मिश्रित श्रेणी में आ जाते हैं। सहकारी का मतलब ये कि जब लोगों का समूह है या फिर संस्थाओं का एक समूह है मिलकर किसी उद्योग का संचालन करे, तो वो सहकारी सेक्टर कहलाता है। इसके अलावा उद्योगों का जो वर्गीकरण है उनके उत्पादों के उपयोग के आधार पर भी किया गया है, जैसे कि मूल पदार्थ उद्योग है, पूंजीगत पदार्थ उद्योग जिनमें कि बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट होता है, मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग। मध्यवर्ती पदार्थ का मतलब क्या है, जैसे कि जो आपका स्टील उद्योग है, स्टील में मेन चीज क्या है, मेन तो वहां पर आयरन ओर है। आयरन ओर के अलावा हमें मैग्नीज भी लगता है, चूना पत्थर भी लगता है। तो चूना पत्थर है, मैग्नीज है, ये क्या मध्यवर्ती पदार्थ में आ जाते हैं। तो इनसे संबंधित जो उद्योग होंगे वो मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग बोले जाएंगे। उपभोक्ता उद्योग, उपभोक्ता पदार्थ का मतलब क्या है कि ऐसी वस्तुएं जो कि डायरेक्ट उपभोक्ताओं के द्वारा कंज्यूम की जाती हैं, तो ऐसे उद्योग। इसके अलावा उद्योगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि कृषि आधारित उद्योग हैं, वन आधारित उद्योग हैं। वन आधारित उद्योग में आपने देखा होगा प्लाईवुड वगैरह आ जाता है, या फिर जो खंभे वगैरह होते हैं लकड़ी के, वो सब इसमें आ जाते हैं। तो ये सब वन आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योग में लौह इस्पात उद्योग है या फिर अन्य प्रकार के जो एल्यूमिनियम उद्योग वगैरह हैं, ये सब खनिज आधारित उद्योग हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है उद्योगों का दूसरा जो प्रसिद्ध वर्गीकरण है वो इंपॉर्टेंट है।
तो इसका दूसरा प्रचलित वर्गीकरण जो है ये निर्मित उत्पादकों की प्रगति के आधार पर है। इसमें 8 प्रकार के उद्योग शामिल हैं। एक तो धातु कर्म उद्योग है। धातु कर्म में विभिन्न प्रकार की जो धातुएं उनको अयस्कों का निष्कर्षण करके उनको साफ करके धातुएं बनाई जाती हैं। यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग हैं, रासायनिक और संबद्ध उद्योग हैं, वस्त्र उद्योग है, खाद्य संसाधन उद्योग है, विद्युत उत्पादन उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान वगैरह हैं, या फिर संचार उद्योग है। तो यहां पर इसको 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब यहां पर उद्योगों की अवस्थिति के बारे में बात की गई है। देखिए, जो उद्योगों की अवस्थिति है वो कई चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे कि कच्चे माल की उपलब्धता। हम लोग वहीं पर अपना उद्योग लगाना प्रेफर करते हैं जहां पर हमें आसानी से कच्चा माल उपलब्ध हो जाए। अब आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा, अधिकतर जो आपके लौह इस्पात कारखाने हैं वो वहीं पर स्थापित किए गए हैं जहां पर लौह अयस्क निकाला जाता है, या फिर जहां पर कोयला और लौह अयस्क की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। कभी आपने सुना है कि लौह इस्पात कारखाना, एक बड़ा कारखाना हरियाणा में लग गया, पंजाब में लग गया? नहीं लग सकता है, क्योंकि यहाँ तक अगर हम लोग कच्चे माल को लेकर आएंगे रेलवे के जरिए तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से हम लोग ऐसे स्थान को प्रेफर करते हैं जहाँ पर हमें ये चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाएं। तो उद्योगों की जो स्थिति है कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता शक्ति है, बाजार है, जो भी उत्पाद हम तैयार कर रहे हैं उसके लिए बाजार भी होना चाहिए, पूंजी, कैपिटल, यातायात और श्रम इत्यादि। तो यातायात का मतलब क्या है कि यातायात के साधन होना चाहिए, जो भी उत्पाद हम, या तो कच्चा माल जो मंगा रहे हैं वो फैक्ट्री तक पहुंच जाए, और जो उत्पाद जो हम तैयार कर रहे हैं वो मार्केट तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर यातायात के साधन होने चाहिए, श्रम इत्यादि। श्रम का मतलब लोग, फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं वो भी हमें यहाँ पे होने चाहिए। तो यहाँ पर यही चीज़ भी बताई गई है कि जो ये कारक हैं इनका सापेक्षिक महत्व समय और स्थान के साथ बदल जाता है। यानी जरूरी नहीं है कारक सभी जगह एक जैसे काम करें, समय और स्थान के साथ इनका महत्व जो है बदल जाता है। यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि आर्थिक दृष्टि से जो निर्माण उद्योग हैं इनको उस स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहाँ पर उत्पादन मूल्य और निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक वितरण करने का जो मूल्य है ये न्यूनतम है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए उत्पादन मूल्य बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो उपभोक्ताओं को जिस दाम पर बेचना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा दाम पर हम उन्हें बेचेंगे, तो ऐसे में उपभोक्ता उसको क्रय नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी यह है कि उत्पादन मूल्य कम से कम होना चाहिए ताकि हमें अधिक से अधिक मार्जिन प्राप्त हो, अधिक से अधिक मुनाफा मिले। यहाँ पे उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक बताए गए हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल, कच्चा माल। तो किसी भी उद्योग के लिए, जैसे आपने देखा होगा जो अधिकतर उद्योग हैं जो कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों पर निर्भर है, रॉ मटेरियल पर निर्भर है, तो उनको वहीं स्थापित करते हैं जहां पर हमें आसानी से कच्चा माल मिल जाए। जैसे चीनी उद्योग है, तो चीनी उद्योग या चीनी की जो मिलें हैं उन क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं जहां पर चीनी जो गन्ना है उसका उत्पादन होता है, क्योंकि गन्ना जो है एक भार विनाश वाली फसल है। गन्ने को काटने के बाद इसमें लगातार सुक्रोज की जो मात्रा है जैसे समय बीतता जाता है कम होती जाती है, गन्ने की जो मिठास होती है कम होती जाती है। तो अगर लंबे समय तक गन्ने को रखे रहेंगे तो क्या होगा, उसमें मिठास कम रह जाएगी, उससे चीनी का उत्पादन भी कम होगा। तो गन्ना क्या है, गन्ने की फसल जो है एक भार विनाश वाली फसल है, तो इसलिए चीनी की मिलें वहीं स्थापित की जाती हैं जहां पर गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो भार विनाश वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग उन प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं जहां ये उपलब्ध होते हैं। इस तरह के उद्योगों के उदाहरण बताए गए हैं, जैसे चीनी उद्योग है, लुगदी उद्योग है, तांबा प्रगलन है और पिग आयरन। पिग आयरन का मतलब है कच्चा लोहा। पिग आयरन का मतलब है कच्चा लोहा। जो लौह अयस्क हम लोग निकालते हैं तो लौह अयस्क पूरा पूरा प्योर नहीं होता, उसमें बहुत सारी विसंगतियां होती हैं, उनको हम साफ करते हैं, उनका शोधन करते हैं। तो ऐसे करके वहां पर क्या होता है, उसमें भार विनाश होता है। तो ये सब इंडस्ट्री जो है ये भार विनाश वाले कच्चे माल पर डिपेंड करती हैं। लोहा इस्पात उद्योग में जो लोहा और कोयला है ये दोनों ही भार विनाश वाले कच्चे माल हैं, क्योंकि इनके जो अयस्क हैं वो अपने फॉर्म में प्योर नहीं होते हैं, उन्हें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, उनको साफ करना पड़ता है, तो बहुत सारा उसमें वेस्टेज निकल जाता है। यही कारण है कि अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग या तो कोयला क्षेत्रों जैसे कि बोकारो, दुर्गापुर इनके निकट स्थित हैं, अथवा लौह स्रोतों के निकट स्थित हैं जैसे कि भद्रावती, भिलाई और राउरकेला। ये लौह स्रोतों के निकट स्थापित किए गए हैं। सेकेंड है शक्ति। शक्ति का सीधा सीधा मतलब है विद्युत शक्ति। आधुनिक उद्योग जो हैं वो मशीनों से संचालित होते हैं, मशीनों पर निर्भर हैं, तो उनको चलाने के लिए विद्युत होनी चाहिए। तो अधिकतर उद्योग उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की व्यवस्था अच्छी है। जैसे एल्यूमिनियम और कृत्रिम नाइट्रोजन निर्माण उद्योग की स्थापना शक्ति स्रोत के निकट ही की जाती है, क्योंकि इन्हें विद्युत की बड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। तीसरा कारक है यहां पर बाजार। देखिए, किसी भी उद्योग में जो भी उत्पादन होता है वो बाजार के उद्देश्य से किया जाता है, तो कम से कम आसपास बाजार तो होना चाहिए। भाई मान लीजिए आपके ही यहाँ कोई फैक्ट्री लगी है, तो आप केवल अपने स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन तो करेंगे नहीं, आप मुनाफे के उद्देश्य से उत्पादन करेंगे। तो आसपास उस चीज़ का अगर बाजार होगा तो आसानी से वो चीज़ बेची जा सकेगी। अगर आसपास बाजार नहीं होगा
दुर्गम इलाकों में बाजार होगा तो आपको बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले बाजार होना चाहिए। बाजार जो है ये निर्मित उत्पादों के लिए निर्गम उपलब्ध कराते हैं। निर्गम का मतलब आउटलेट्स, बड़े बड़े दुकान या बड़े बड़े मॉल वगैरह ये सब उपलब्ध कराते हैं। भारी मशीन के औजार, भारी रसायनों की स्थापना उच्च मांग वाले क्षेत्रों के निकट की जाती है। यानी जो भारी मशीनरी है या मशीन के जो औजार हैं या फिर रसायन वगैरह हैं, इन सब की स्थापना वहीं की जाती है जहाँ पर इन सब की बहुत ज़्यादा डिमांड हो। सूती वस्त्र उद्योग में शुद्ध कच्चे माल का उपयोग होता है और सूती वस्त्र उद्योग खास करके जो बड़े नगरीय केंद्र हैं इनमें स्थापित किए जाते हैं, ताकि इनसे जो भी कपड़े वगैरह तैयार हों वो हाल की हाल नगरों में बेचे जा सकें। जैसे कि मुंबई, अहमदाबाद, सूरत आदि में यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग पनपा है। पेट्रोलियम परिशोधनशालाओं की स्थापना भी बाजारों के निकट की जाती है। इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे कि कोयली रिफाइनरी है, गुजरात की कोयली रिफाइनरी है, यूपी की मथुरा रिफाइनरी है, बिहार की बरौनी रिफाइनरी है। तो ये बाजार आधारित रिफाइनरीज हैं। चौथा है परिवहन। परिवहन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। परिवहन जो है किसी फैक्ट्री तक उसके कच्चे माल को पहुंचने में और वहां पर तैयार जो उत्पाद है उसको बाजार तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए अधिकतर जो उद्योग हैं वो बड़े शहरों के इर्द गिर्द ही पनपते हैं। उसका रीजन यह है कि बड़े शहरों के आसपास जो अवसंरचना है वो अच्छी खासी होती है। तो अवसंरचना अच्छी खासी होने की वजह से वहाँ पर उनको बाजार तक उनकी जो अभिगम्यता है वो आसानी से हो जाती है। तो मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता के अंदर और उनके चारों ओर उद्योगों का केंद्रीकरण इसलिए हुआ है क्योंकि ये प्रारंभ में ही परिवहन मार्गों को जोड़ने वाले केंद्र बिंदु बन गए। इसके अलावा देश में जब रेल लाइन का विस्तार हुआ तो रेल लाइन के विस्तार होने के बाद उद्योग जो हैं देश के आंतरिक भागों में स्थानांतरित कर दिए गए। पांचवा है श्रम। देखिए, किसी भी उद्योग में जो वर्कर हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जरूरी ये है कि हम उद्योग की जहाँ भी स्थापना करें वहाँ पर हमें लेबर मिल जाए। सस्ती लेबर अगर हमें मिल जाएगी तो हमारी जो उत्पादन की लागत है वो भी कम आएगी। छठवां कारक है यहाँ पर ऐतिहासिक कारक। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर लगभग 200 सालों तक ब्रिटिशर्स का शासन रहा है और ब्रिटिशर्स के शासनकाल को औपनिवेशिक काल कहा जाता है। भारत में जो ब्रिटिशर्स हैं ये व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। ये लोग यहाँ के जो बने हुए उत्पाद हैं यहाँ से सस्ते दामों पर ले जाते थे और अपने यूरोप के मार्केटों में तेजी के दामों पर बेचते थे, ऊंचे दामों पर ये बेचते थे। तो जब ये लोग हमारे भारत में स्टार्टिंग में आए हैं तो इन्होंने हमारे यहाँ के जो स्थानीय बुनकर वगैरह हैं या स्थानीय जो व्यापारी हैं उनको विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया है, उनको पैसे इत्यादि दिए हैं। तो इस वजह से मुर्शिदाबाद, ढाका, भदोई, सूरत, बड़ौदरा, कोझिकोड, कोयम्बटूर, मैसूर आदि स्थान जो हैं ये महत्वपूर्ण निर्माण केंद्रों के रूप में उभरे हैं। फिर उसके बाद जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर पाए हैं उसके कुछ वर्षों के बाद ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति के साथ साथ वहाँ पर जो है मशीनों का इस्तेमाल स्टार्ट हो जाता है। तो इसका हमारे भारतीय बाजार पर बहुत भयंकर असर पड़ता है। अब जो ब्रिटेन में बनने वाला जो कपड़ा है जो कि मशीनों से तैयार हो रहा है उसकी एक तो फिनिशिंग अच्छी है, इसके अलावा उसमें बनाने में लागत भी कम आ रही है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाता है, मार्केट में एक रिवर्स स्थिति बन जाती है। पहले क्या था, पहले यूरोप के बाजारों में जो भारतीय उत्पादों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी, अब जब ब्रिटेन में कपड़ा बनने लगा है, ब्रिटेन में उच्च क्वालिटी का कपड़ा बनने लगा है, तो कहीं ना कहीं उस कपड़े से हमारे यहाँ के भारतीयों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, भारतीय व्यापारियों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। उनको एक बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ रही है। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है कि उपनिवेशवाद के उत्तरकालीन औद्योगिक चरण में ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं से होड़ और औपनिवेशिक शक्ति के भेदमूलक नीति की वजह से इन निर्माण केंद्रों को तेजी से विकास हुआ है। क्योंकि उस समय जब देखा गया है कि भाई हमें कंपटीशन करनी पड़ रही है तो यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा अपने प्रयासरत रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की है कैसे भी करके डिफीट कर दें, उनके उत्पादों को डिफीट कर पाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। उपनिवेशवाद के अंतिम चरण में यानी कि जिस समय अंग्रेजों की शक्ति भारत में क्षीण होने लगी है उस समय तक भारतीय जागरूक भी हो गए थे और भारतीय डिमांड करने लगे थे कि हमारे यहाँ के उद्योग धंधों का भी विकास होना चाहिए, कुछ ऐसी नीतियाँ बनाई जानी चाहिए जिससे कि हमारे देश के उद्योग धंधों का विकास हो। तो उपनिवेशवाद के अंतिम चरणों में अंग्रेजों ने चुने हुए क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का बड़े पैमाने पर स्थानिक विस्तार किया है। तो ये कुछ ऐतिहासिक यहाँ पर कारक बताए गए हैं। इसके अलावा औद्योगिक नीति, देखिए किसी भी देश में जो वहाँ की औद्योगिक नीति है ये निर्माण उद्योग को या फिर विभिन्न प्रकार के उद्योगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर गवर्नमेंट की नीति लचीली है या फिर व्यापारियों की हित वाली नीति है तो उस देश में प्रोडक्शन वगैरह जो है बहुत बड़े पैमाने पर होगा। जैसे कि चाइना की अगर बात करें तो चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग का हब माना जाता है। क्यों? क्योंकि चाइना की सरकार ने वहाँ के जो उत्पादक हैं उन पर कम टैक्स लगाया है, विभिन्न प्रकार की जो बेसिक नीड्स हैं उनको सस्ते दामों पर मुहैया करवाई हैं। तो चाइना जो उत्पादन के हब के रूप में हो रहा है। वहीं भारत में बात की जाए तो भारत में आज भी विनिर्माण सेक्टर जो है चाइना की तुलना में बहुत ज़्यादा पीछे है।
तो कहीं ना कहीं जो औद्योगिक नीति है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, वो किसी देश की औद्योगिक संरचना को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि एक प्रजातांत्रिक देश होने के कारण भारत का उद्देश्य संतुलित प्रादेशिक विकास के साथ आर्थिक समृद्धि लाना है। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय जो देश के नीति निर्माता थे, उनके मन में ऐसा ख्याल था कि अगर हम उद्योगों की स्थापना देश के पिछड़े हुए इलाकों में करवाएं, तो जो पिछड़े हुए इलाके हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना विकास कर पाएंगे, वो भी जो है अपनी आर्थिक उन्नति कर पाएंगे। तो इस उद्देश्य से उस समय जो है बड़े बड़े जो पीएसयू हैं वो देश के सबसे पिछड़े हुए इलाकों में स्थापित करवाए गए। जैसे भिलाई और राउरकेला में जो लौह इस्पात उद्योग है, इसकी स्थापना देश के पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों के विकास के निर्णय के आधार पर की गई थी। हालांकि ये जो उस समय के नीति निर्माता थे, ऐसा जिनका सोचना था, तो ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो सका, क्योंकि वहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं थे। जिन क्षेत्रों में, पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करवाई गई, वहाँ पर उनको इसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाया। वहाँ के जो लोग थे वो मजदूर बनकर ही रह गए और आज तक मजदूरी हैं। और वहाँ पर जो बाहर से आए हुए लोग थे उनको उसका लाभ मिला, जबकि वहाँ के जो मूल बासिंदे थे वो उस लाभ से अछूते रह गए, क्योंकि उनके पास ना तो तकनीकी ज्ञान था, ना शिक्षक ज्ञान था। तो ऐसे में उनको इसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाया। अब देखिए, यहाँ पर भारत में लौह इस्पात उद्योग का विकास क्रम समझाया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोहे को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। लोहा जो है सभी उद्योगों का आधार है, क्योंकि जो भी मशीनरी हो उसको बनाने के लिए लौह इस्पात की आवश्यकता पड़ती है। तो भारतीय उद्योग के लगभग सभी सेक्टर अपनी जो मूल आधारिक अवसंरचना है, इसके लिए मुख्य रूप से लोहे पर ही डिपेंड करते हैं, लौह इस्पात उद्योग पर ही डिपेंड करते हैं। लोहा इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क और कोककारी कोयला। कोककारी कोयला का मतलब आप लोग जानते हो, जिसमें नमी कम मात्रा में होती है और जिसको दहन करने पर हमें उच्च ताप प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के लोहे को कोककारी कोयला कहा जाता है। तो कोककारी कोयला, इसके अतिरिक्त चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज, अग्निशैम मृत्तिका यानी आग सहने वाली मिट्टी वगैरह है, आदि यहाँ पर कच्चे माल के रूप में इसकी आवश्यकता पड़ती है। ये सभी जो कच्चे माल हैं ये स्थूल होते हैं। स्थूल का मतलब भार विनाश वाले होते हैं। यानी यहाँ पर जो भी हम माल, इसमें कच्चा माल इस्तेमाल करते हैं, तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, उसमें अशुद्धियाँ होती हैं। तो उसमें से कुछ अशुद्धि निकालने पर जो प्योर उसकी फॉर्म बचती है, तो उसमें भार कम हो जाता है, उसमें से कमी आ जाती है। इसलिए ये भार विनाश वाले उद्योग बोले जाते हैं। इसलिए लोहा इस्पात उद्योग की सबसे अच्छी स्थिति कहाँ है? कच्चे माल स्रोतों के निकट, जहां पर हमें कम से कम भार विनाश झेलना पड़े। भारत में छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड और पश्चिमी पश्चिम बंगाल के भागों को समाविष्ट करते हुए एक अर्धचंद्राकार प्रदेश है, जो कि उच्च कोटि के लौह अयस्क, अच्छे गुणवत्ता वाले कोककारी कोयला और अन्य संपूरकों से समृद्ध है। यानी छोटा नागपुर पठार वाली जो बेल्ट है, इसकी बात हो रही है। यहाँ पर हमारे खनिज जो संसाधन है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। भारत में अगर हम बात करें लौह इस्पात उद्योग की, तो भारत में आधुनिक रूप में इस्पात बनाने का पहला प्रयास जो है सन 1830 ईस्वी में पोर्टो नोवो, तमिलनाडु के पास किया गया था। यानी हमारे यहाँ पर पहला जो इस्पात कारखाना है वो 1830 ईस्वी में पोर्टो नोवो, तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। हालांकि कुछ समय के बाद ये कारखाना असफल हो गया था, बंद हो गया था। भारत में जो आपका लौह इस्पात उद्योग है, इसका सफल प्रयास जो है, इसकी सफल शुरुआत जो है 1870 से होती है, जब पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना की गई। यानी हमारे यहाँ पर पहला सफल जो लौह इस्पात मिल है वो 1870 में स्थापित की गई थी, जिसका नाम है बंगाल आयरन वर्क्स। ये बंगाल के कुल्टी में स्थापित की गई थी। इसमें जो है 1874 में पहली बार पिग आयरन यानी कच्चे लोहे का उत्पादन किया गया। यहाँ पर मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा, कई सोर्सेस में आप लोग देखेंगे कि बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना 1874 में की गई थी। तो ये लोग क्या करते हैं, ये स्थापना वर्ष को ऐड ना करके ये लोग उत्पादन वर्ष को यहाँ पर लिख देते हैं। अगर परीक्षा में मान लीजिए 1870 का ऑप्शन नहीं है, तो आप 1874 वाला ऑप्शन ही लगा के आएंगे। कई बार क्या होता है, उत्पादन वर्ष या फिर स्थापना वर्ष को एक मान लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे पहली चीज़ बता दी है। अगर आप लोग ज़्यादा डीपली देखेंगे तो डीपली देखने का मतलब ये है कि यहाँ पर स्थापना इसकी 1870 में हुई है, इसमें उत्पादन जो है 1874 में स्टार्ट हुआ है। बाद में 1881 में इसका नाम जो है बदलकर बराकर आयरन वर्क्स रख दिया गया है। आगे चलकर बंगाल सरकार के द्वारा इसका अधिग्रहण करने पर 1890 में इसका नाम फिर से बदल दिया गया, फिर इसका नाम बंगाल आयरन स्टील कंपनी कर दिया गया है। हालांकि 1926 में नाम इसका फिर से चेंज किया गया, तब इसका नाम बंगाल आयरन कंपनी कर दिया गया है। देखिए, भारतीय लौह इस्पात उद्योग की बात करें तो इसके अंतर्गत बड़े बड़े एकीकृत इस्पात कारखाने हैं। इसके अलावा छोटी इस्पात मिलें भी इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत के जो बड़े एकीकृत इस्पात कारखाने उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नाम आ जाता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। देखिए, ये देश की सबसे पहली प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है और इसकी स्थापना जो है वर्ष 1907 में जमशेदजी टाटा ने वर्तमान झारखंड राज्य के जमशेदपुर के पास साकची एक जगह है, तो साकची में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पर इसकी स्थापना की थी।
इस संयंत्र को पानी जो है स्वर्ण रेखा और खरगई नदियों से प्राप्त होता है। वहीं लॉयस्क जो है नोआमुंडी और बादाम पहाड़ से। वहीं मैग्नीज की जो आपूर्ति है ओडिशा के केंदुझर जिले की जो जोड़ा खान है वहां से इसे मैग्नीज की आपूर्ति होती है। और कोककारी जो कोयला है ये झरिया और पश्चिमी बोकारो कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है। 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। 1908 में इसमें सबसे पहले कच्चा लोहा तैयार किया गया, यानी यहाँ पर 1908 से यहाँ पर कच्चे लोहे का उत्पादन स्टार्ट हो गया और 1911 में इस्पात का उत्पादन इसमें स्टार्ट हो गया था। ये जो संयंत्र है ये मुंबई कोलकाता रेलवे लाइन पर स्थित है और यहाँ के इस्पात के निर्यात के लिए सबसे नज़दीक का जो पत्तन है वो कोलकाता पत्तन है। कोलकाता पत्तन यहाँ से मात्र 240 किलोमीटर की दूरी पर है। सेकंड है यहाँ पर भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, जिसको इसको कहा जाता है। देखिए वैसे तो इस कंपनी की जो पहली शाखा है इसकी स्थापना वर्ष 1918 में पश्चिम बंगाल के बनपुर में की गई थी, दामोदर नदी के किनारे। और फिर एक कंपनी और है, इसका नाम है स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना 1937 में की गई थी। बाद में 1952 में इन दोनों कंपनियों का विलय कर दिया गया, यानी 1918 में जो कंपनी स्थापित की गई थी और 1937 में जो स्थापित की गई, इन दोनों का विलय कर दिया गया। और विलय के बाद ये कंपनी कहलाई इसको, यानी कि यहाँ पर भारतीय लौह इस्पात कंपनी के रूप में ये जानी गई। इसके 3 संयंत्र हैं, एक तो बर्नपुर है, हीरापुर है, कुल्टी है। देखिए कुल्टी में जो प्लांट है वो भी इसमें बाद में मर्ज कर दिया गया था। 1972 में सरकार ने इस इस्पात संयंत्र का जो प्रबंधन है ये अपने हाथों में ले लिया था। इसको जो है कोयले की जो प्राप्ति है रामगढ़, मुनीडीह और झरिया की खदानों से। वहीं लौहयस्क जो है इसको सिंहभूमि से प्राप्त होता है। चूना पत्थर की जो प्राप्ति है ये पाराघाट से होती है। वहीं ओडिशा के जामदा बांसपानी से इसको मैग्नीज की प्राप्ति होती है। जल जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर, इससे से प्राप्त होता है। तीसरा प्लांट है विश्वेरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। इसकी जो स्थापना है 1923 में कर्नाटक के शिमोगा जिले में भद्रा नदी के तट पर की गई थी। विश्वेरैया आयरन एंड स्टील प्लांट जो है प्रारंभ में इसको मैसूर लोहा और इस्पात वर्क के नाम से जाना जाता था। इसे जो है लौहयस्क की जो प्राप्ति है बाबा बुदन की पहाड़ियों के केमानगुंडी से, यानी इसको जो लौहयस्क है इसकी प्राप्ति है बाबा बुदन की पहाड़ियों में एक खान है केमानगुंडी, उससे इसको लौहयस्क मिलता है। और जल विद्युत जो है जोग और श्रावती परियोजनाओं से इसको प्राप्त होती है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो संयंत्र है ये कोयला क्षेत्र से दूर स्थापित किया गया है, तो यहां पर बाहर से कोयले को आयात करके तभी संयंत्र चलाना पड़ता है। संयंत्र को जो जल है ये जल की आवश्यकता भद्रावती नदी से पूरी हो जाती है। चौथा है यहां पर हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। देखिए आज़ादी के बाद जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य देश में भारी उद्योगों की स्थापना था, जिसके तहत सरकार ने विदेशों से सहयोग लेते हुए 3 नए एकीकृत स्टील प्लांट स्थापित किए, जिनमें से एक प्लांट उड़ीसा के राउरकेला में, दूसरा छत्तीसगढ़ के भिलाई में, तीसरा पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थापित किया गया। और ये सभी जो है सार्वजनिक सेक्टर संयंत्र हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अधिकार में थे। बाद में 1973 में इन संयंत्रों के प्रबंधन के लिए सेल कंपनी की स्थापना की गई, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो सबसे पहले है यहाँ पर हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा भी जाता है कि राउरकेला के स्टील प्लांट की स्थापना भारत सरकार ने किस देश के सहयोग से की थी। ये जर्मनी के सहयोग से की थी और ये 1959 में उड़ीसा के सुंदरगढ़ के जिले में स्थापित किया गया था। इसे कोयला जो है झरिया की खदानों से और लौहयस्क जो है सुंदरगढ़ और केंदुझर से प्राप्त होता है। विद्युत भट्टियों के लिए यहाँ पर विद्युत शक्ति हीराकुंड परियोजना से आती है। वहीं जल जो है कोयल और शंख नदियों से प्राप्त होता है। सेकंड प्लांट है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई। देखिए इसकी स्थापना पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर और भारत सरकार के सहयोग से इनके बीच में समझौता हुआ था। उसके बाद इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। यहाँ पर जो प्रोडक्शन है उत्पादन जो है 1959 से इसमें स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर लौहयस्क जो है दल्ली राजहरा खानों से आता है। वहीं कोयला जो है कोरबा और करगाली जो कोयला खान है उनसे प्राप्त होता है। जल जो है तंदुला बांध से और विद्युत शक्ति यहाँ पर कोरबा ताप शक्तिगृह से प्राप्त होती है। भिलाई वाला जो संयंत्र है ये कोलकाता मुंबई रेलमार्ग पर स्थित है। यहाँ पर उत्पादित इस्पात का अधिकांश भाग जो है ये भाग विशाखापट्टनम स्थित जो हिंदुस्तान शिपयार्ड है उसमें चला जाता है। यानी कहने का मतलब ये कि यहाँ पर जितनी भी स्टील बनती है उस स्टील का उपभोग सरकार ही करती है। सरकार की जो दूसरी कंपनी है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, तो वहाँ पर जो भी जहाज वगैरह तैयार किए जाते हैं, जो भी गवर्नमेंट के जो भी जहाज नेवी वगैरह के जो जहाज तैयार किए जाते हैं उन सब के लिए यहाँ का स्टील चला जाता है। तीसरा प्लांट है दुर्गापुर वाला। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1959 में पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी और 1962 से इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। इसे जो है कोयला रानीगंज, झरिया और बराकर की खान से
वहीं लोहयस जो है झारखंड के नुआ मंडी से प्राप्त होता है। दुर्गापुर जो है कोलकाता दिल्ली रेलवे मार्ग पर स्थित है। इसे जल विद्युत शक्ति जो है और जल जो है दामोदर घाटी कॉरपोरेशन से प्राप्त होता है। 5वां प्लांट है बोकारो स्टील प्लांट झारखंड। देखिए ये जो प्लांट है ये रूस के सहयोग से 1964 में झारखंड के बोकारो में स्थापित किया गया था। इस प्लांट को स्थापित करने का उद्देश्य पीछे जो लॉजिक था वो लॉजिक ये था कि यहाँ पर परिवहन लागत को कम कर दिया जाए। यानी संयंत्र की जो स्थापना थी वो परिवहन लागत न्यूनीकरण के सिद्धांत पर की गई थी, जिसके अनुसार बोकारो और राउरकेला ये संयुक्त रूप से राउरकेला के जो लौह प्रदेश हैं वहाँ से लौह प्राप्त करेंगे और वापसी में जो मालगाड़ी के डिब्बे होंगे वो राउरकेला के लिए बोकारो साइड से कोयला लेते जाएंगे, जिससे क्या होगा, कॉस्ट कटिंग होगी। तो इसकी स्थापना जो है परिवहन लागत न्यूनीकरण का जो सिद्धांत है इस आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। जल और जल विद्युत शक्ति की जो आपूर्ति है वो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के द्वारा इसमें की जाती है। 6वें में है यहाँ पर अन्य इस्पात संयंत्र। देखिए ये जो इस्पात संयंत्र हैं ये चौथी जो पंचवर्षीय योजना है 1969 से लेकर 74 के बीच में रही है। इस बीच में 3 संयंत्र जो हैं साउथ इंडिया में स्थापित किए गए हैं, जिनमें पहला है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित विजाग इस्पात संयंत्र, जो कि भारत का पहला समुद्री पत्तन आधारित संयंत्र है। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि देश का पहला समुद्री पत्तन आधारित लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है। ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित विजाग इस्पात संयंत्र है। इस संयंत्र के विषय में भारत और यूएसएसआर सोवियत संघ के बीच में 1979 में समझौता हुआ था और अंततः भारत सरकार ने वर्ष 1982 में इसकी स्वीकृति प्रदान की थी। इसमें जो उत्पादन जो है इसकी शुरुआत 1992 में हो पाई थी। इसे लोहयस्क छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के बेलाडीला की खानों से और यहाँ पर आयातित कोयला जो है काम में लाया जाता है। यानी यहाँ पर जो लोहयस्क है, क्योंकि आसपास लोहयस्क तो मिलता नहीं है, तो ये लोग लोहयस्क का आयात कहाँ से करते हैं, छत्तीसगढ़ के जो बस्तर जिले की बेलाडीला खाना है वहाँ से लोहयस्क मंगाते हैं और वहीं से आसपास से ये कोयले का आयात करते हैं। सेकंड है विजयनगर इस्पात संयंत्र होसपेटे कर्नाटक। तो ये स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। स्वदेशी तकनीक से तुंगभद्रा जलाशय के समीप स्थापित किया गया। इसे जो है लोहयस्क बाबा बुदन पहाड़ी चिकमंगलूर होसपेटे क्षेत्र से और कोयला जो है तेलंगाना के सिंगरेनी क्षेत्र से प्राप्त होता है। तीसरा संयंत्र सेलम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु। ये जो है 1982 में चालू किया गया था। इसे सेलम लोहयस्क उत्पादन क्षेत्र से यानी सेवारा पहाड़ी में जो लोहयस्क के क्षेत्र है वहाँ से इसको लोहयस्क मिलता है और नेवेली जो कोयला फील्ड है, लेवेली लिग्नाइट कोयले के लिए फेमस है, वहाँ से इसको कोयले की आपूर्ति होती है। अब यहाँ पर अगला उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। जैसा कि आप लोग जानते हैं सूती वस्त्र उद्योग भारत के परंपरागत उद्योगों में से एक है और इसका जो है हजारों साल पुराना इतिहास भी है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही उत्तम किस्म के सूती वस्त्र बनाए जाते थे जिनकी विदेशों में भी डिमांड थी। तो प्राचीन और मध्यकाल में ये जो उद्योग है कुटीर उद्योग के रूप में था। भारत जो है अपने आप में आप लोग जानते हैं कि भारत उत्कृष्ट कोटि के मलमल, कैलिको, छींट और अन्य प्रकार के जो अच्छी गुणवत्ता वाले सूती कपड़े हैं इनके उत्पादन के लिए पूरे विश्व में फेमस था। और अधिकांश जो यूरोपीय वगैरह हैं उनमें भारत के वस्त्रों को लेकर बहुत ज़्यादा चाह थी। एक समय ऐसा आया था यूरोप में कि हर घर की दीवार, हर घर में जो संपन्न घर लोग थे, जो संपन्न घर थे, उनके हर जगह पर भारतीय कपड़े ही हुआ करते थे। चाहे वो मेजपोश हो या फिर कुर्सी का कपड़ा हो, कोई भी कपड़ा हो, वो भारतीय कपड़े हुआ करते थे। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के कुछ कारण रहे हैं। पहला कारण यहाँ पर यह रहा है कि हमारा जो देश है उष्णकटिबंधीय देश है। तो उष्णकटिबंधीय देश होने की वजह से यहाँ पर जो कर्क रेखा जा रही है, कर्क रेखा के नीचे वाला भाग उष्णकटिबंध में पड़ता है और ऊपर वाला भाग उपोष्णकटिबंध में पड़ता है। यानी हमारे यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी भी पड़ती है और सर्दी भी पड़ती है। तो सूती कपड़ा जो है वो गर्म या फिर जो आर्द्र जलवायु है इनमें आरामदायक होता है। सेकंड बात यह है उष्णकटिबंध होने की वजह से यहाँ पर जो कपास की खेती है, क्योंकि दक्कन का पठार काली मिट्टी का पठार है, हमारे यहाँ पर कपास की अच्छी खासी खेती होती है। तो कपास का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है और कपास के उत्पादन के लिए हमारे यहाँ पर एक बड़ा वर्कफोर्स भी है। यानी हमारे यहाँ पर कुशल श्रमिकों की कमी भी नहीं है, प्रचुर मात्रा में ये सब उपलब्ध हैं। तो इस वजह से हम लोग इस उद्योग के मामले में अग्रणी हैं। इस उद्योग का विकास हमारे यहाँ पर ज़्यादा हो पाया है। यहाँ पर इसका इतिहास बताया गया है कि भारत में पहली जो आधुनिक सूती कपड़ा मिलती ये सन 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी। हालांकि सफल नहीं हो सकी थी, ये कुछ समय के बाद फेल हो गई थी। तो जब भी कभी पहली सूती कपड़ा मिल की पूछी जाए, कभी भी जब इसका नाम लिया जाए तो ही टिक लगाएंगे, अन्यथा अगर ऑप्शन में 1854 लिखा हुआ है तो सेकंड वाले का लगाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको बार बार हटवाई नहीं जाएंगी, आपको समझने होंगी।
अगर मान लीजिए ऑप्शन दिया गया है कि भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई और उस ऑप्शन में फोर्ट ग्लॉस्टर का नाम ही नहीं है, कोलकाता वाले का नाम ही नहीं है, तो आप ये 1854 वाला लगाएंगे। तो ये चीज़ें आपको बेसिक सेंस आपको होना चाहिए। इसके बाद ये पहली वाली तो असफल हो गई है 1818 वाली, जो कि कोलकाता में फोर्ट ग्लॉस्टर में लगाई गई थी। इसके बाद 1854 में एक सफल प्रयास के रूप में एक व्यक्ति हैं कावसजी डावर, इनके द्वारा मुंबई में पहली सफल आधुनिक सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। इसके बाद में 2 और मिलें, एक तो शाहपुर मिल और कैलको मिल, ये अहमदाबाद में स्थापित की गई हैं। यहाँ पर सूती कपड़ा मिलों का इतिहास बताया गया है कि 1947 तक आते आते भारत में जो सूती कपड़ा मिल हैं इनकी संख्या करीब 423 तक पहुँच गई थी। लेकिन जैसे ही देश का विभाजन हुआ है 1947 में, जब देश विभाजित हुआ है, यानी हमारे यहाँ एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया है, तो पाकिस्तान बन जाने की वजह से क्या हुआ है कि जो अधिकतर कपास उत्पादक क्षेत्र थे, अच्छी गुणवत्ता वाले कपास के उत्पादक क्षेत्र थे, वो अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए हैं। तो अब अच्छी गुणवत्ता वाले कपास उत्पादक क्षेत्रों में से अधिकांश जो थे वो पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए और भारत में करीब 409 मिलें रह गई। ठीक है, 423 मिलें थी, कुछ मिलें जो थी पाकिस्तान चली गई, अब 409 मिलें रह गई और केवल 29% कपास उत्पादक क्षेत्र रह गए। लगभग 71% कपास उत्पादक क्षेत्र जो था वो पाकिस्तान में चला गया। भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग है ये 2 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, एक तो संगठित सेक्टर है और दूसरा असंगठित सेक्टर है। देखिए, विकेंद्रित जो सेक्टर है इसके अंतर्गत हथकरघे आ जाते हैं। हथकरघे में जो खादी वस्त्र उद्योग होता है, घरों में जो लघु कुटीर उद्योगों में हथकरघे चलाए जाते हैं, तो वो सब इसमें आ जाते हैं। या फिर इसमें विद्युत करघों के रूप में उत्पादित कपड़ा है, छोटे छोटे लोगों ने सेटअप लगा लिए हैं, घरों में कपड़े का उत्पादन कर रहे हैं, ये सब आ जाते हैं। यहाँ पे संगठित सेक्टर के बारे में बताया गया है कि संगठित सेक्टर का जो उत्पादन है ये 20वीं शताब्दी के मध्य में लगभग 81% था और बाद में जब सन 2000 में ये घटकर केवल 6% रह गया। यानी जो संगठित सेक्टर है इसका उत्पादन में बहुत बड़ी गिरावट आई है। इसका रीजन ये है कि बड़े पैमाने पर अगर आप लोग देखेंगे भारत में बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र का काम नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और वर्कफोर्स भी चाहिए। तो हमारे यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का अधिकतर जो काम है वो छोटे छोटे लघु उद्योग के फॉर्म में होता है, विकेंद्रित सेक्टर के रूप में होता है। वर्तमान में देश में उत्पादित सूती वस्त्र जो सेक्टर है, सूती वस्त्र उद्योग है, यह हथकरघा सेक्टर की तुलना में विकेंद्रित सेक्टर में विद्युत करघों के द्वारा अधिक उत्पादित किया जाता है। यानी हमारे यहाँ पर जो सूती वस्त्र का उत्पादन है ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की तुलना में या फिर छोटे छोटे जो सूती वस्त्र हथकरघा है उनकी तुलना में जो लोगों ने छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगा रखे हैं, लघु उद्योग लगा रखे हैं, उनमें इसका उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। कपास के बारे में बताया गया है, कपास एक शुद्ध कच्चा माल होता है जिसमें हिनास की प्रक्रिया नहीं होती, यानी ये वजन हिनास वाला उद्योग नहीं है। इसका वजन जो है निर्माण प्रक्रिया में नहीं घटता है। यहाँ पर जो अन्य दूसरे जो कारक हैं जैसे कि करघों को चलाने के लिए जो विद्युत शक्ति है, श्रमिक हैं, पूंजी है या फिर बाजार आदि हैं, ये सब उद्योग की स्थिति को निर्धारित करते हैं। स्वदेशी आंदोलन जो चला था, स्वदेशी मूवमेंट जो चला था, उस समय विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और सूती वस्त्रों का आह्वान किया गया। तो इस तरह से सूती वस्त्र उद्योग को यहाँ पर उस समय प्रोत्साहन मिला है। 1921 के बाद जब रेल मार्गों का विकास हो गया है तो ऐसे में सूती वस्त्र के दूरदराज के केंद्र भी विकसित होने लगे हैं। दक्षिणी भारत में कोयम्बटूर, मदुरई और बेंगलुरु में मिलों की स्थापना की गई है। मध्य भारत में नागपुर, इंदौर के अतिरिक्त शोलापुर और बड़ौदा ये सूती वस्त्र के केंद्र बन गए हैं। तमिलनाडु में इस उद्योग का तेजी से विकास हुआ है। तो इसका तेजी से विकास यहाँ पे होने का कारण क्या था? क्योंकि यहाँ पे प्रचुर मात्रा में जल विद्युत शक्ति की उपलब्धता थी, यानी यहाँ पर प्रॉपर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट लगे हुए थे। इस वजह से यहाँ पर अच्छी खासी बिजली मिल रही थी। इस वजह से तमिलनाडु में इसका विकास ज़्यादा हुआ है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में लगभग आधे से अधिक मिलें हैं। इसके अलावा चेन्नई, मदुरै, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन, थंजावुर, रामनाथपुरम और सेलम जो है दूसरे महत्वपूर्ण केंद्र हैं यहाँ पर। वर्तमान में अहमदाबाद, भिवांडी, शोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर और उज्जैन ये सूती वस्त्र उद्योग के मुख्य केंद्र हैं। ये सभी केंद्र जो हैं परंपरागत केंद्र हैं और ये सब केंद्र जो हैं उत्पादक क्षेत्रों के निकट स्थित हैं। परंपरागत का मतलब क्या है कि यहाँ पर पुराने जमाने से सूती वस्त्र उद्योग का काम होता आ रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जो हैं ये अग्रणी कपास उत्पादक राज्य हैं। पश्चिम बंगाल, यूपी, कर्नाटक और पंजाब जो हैं ये दूसरे महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादक हैं। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा कपड़ा मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है कि वर्तमान में किस राज्य में सबसे ज़्यादा कपड़ा मिले हैं, सबसे ज़्यादा सूती कपड़ा मिले हैं, तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। और महाराष्ट्र में भी मुंबई में कपास मिलों की अधिक संख्या की वजह से इसको जो है भारत का कॉटन पॉलिस कहा जाता है। ये भी पूछा गया प्रश्न कि भारत का कॉटन पॉलिस किस शहर को कहा जाता है? मुंबई शहर को कहा जाता है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में सूती वस्त्र उद्योग का जो विकास है ये राज्य के उत्तर पूर्वी भागों के जो कपास उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें हुआ है, जहाँ देवनागरी, हुब्बली, बल्लारी, मैसूर और बेंगलुरु जो हैं ये महत्वपूर्ण केंद्र हैं।
तेलंगाना में हैदराबाद, सिकंदराबाद और वारंगल महत्वपूर्ण केंद्र हैं। यूपी में जो है कानपुर सबसे बड़ा केंद्र है। इसके बाद मोदी नगर, हाथरस, सहारनपुर, आगरा और लखनऊ ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। पश्चिम बंगाल में सूती मिलें जो हैं ये हुगली प्रदेश में स्थित हैं। तो यहाँ पर हावड़ा, श्रीरामपुर, कोलकाता और श्यामनगर ये यहाँ के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इसके बाद है चीनी उद्योग। देखिए, भारत में सूती वस्त्र के बाद चीनी उद्योग जो है ये दूसरा देश का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत की बात की जाए, यहाँ पर मैंने आपके हाल के प्रेजेंट के आंकड़े दिए हैं कि भारत जो है दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी खाने वाले लोग हमारे देश में ही हैं और ब्राज़ील के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक देश रहा है। चीनी उत्पादन के मामले में ब्राज़ील जो है पहले स्थान पर आता है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। वहीं गन्ना उत्पादन की बात करें तो भारत विश्व में गन्ना के उत्पादन में ब्राज़ील के बाद सेकंड नंबर पर है। यानी गन्ना और चीनी के उत्पादन में भारत जो है सेकंड नंबर पर आता है, ये ध्यान रखना है आपको। वर्तमान में भारत जो है विश्व के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 20% उत्पादित करता है। चीनी जो है, देखिए जो गन्ना उद्योग है या चीनी उद्योग है ये मौसमी उद्योग है। चीनी उद्योग मौसमी उद्योग है, मौसम पर डिपेंड करता है। जिस समय गन्ना की फसल रहती है उसी समय चीनी की मिलें चलती हैं, बाद बाकी समय में बंद रहती हैं। जब जब गन्ना की कटाई या पेराई का सीजन होता है तभी चीनी मिलें चल पाती हैं। भारत में जो पहली चीनी मिल है ये 1903 में भारत की पहली चीनी मिल यूपी के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। 1950 से लेकर 51 में 139 कारखाने प्रचलन में थे। वहीं 2010-11 में चीनी मिलों की संख्या जो थी ये बढ़कर 662 हो गई। गन्ना के बारे में आप लोग जानते हैं, गन्ना एक भारनाश वाली फसल है। गन्ना को अगर हम खेतों में काट कर रख देते हैं, लंबे समय तक रख देते हैं या ढुलाई में हमें ज़्यादा अवधि लग जाती है तो गन्ने में जो सुक्रोज की मात्रा होती है घट जाती है, सूख जाती है, यानी गन्ने की मिठास जो होती है कम हो जाती है। इस वजह से क्या करते हैं, इस वजह से जो चीनी मिल के कारखाने हैं वो गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही स्थापित किए गए हैं ताकि गन्ने से कम सुक्रोज की मात्रा का ह्रास हो और गन्ना जो समय रहते गन्ना मिल तक पहुंच जाए, उसकी पेराई हो जाए और उससे चीनी बना ली जाए। उत्तर प्रदेश जो है भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक स्थान आता है। महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर है, कर्नाटक थर्ड नंबर पर है। देखिए, यूपी जो है भारत में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करता है। इसी वजह से यूपी को जो है शक्कर का प्याला या फिर चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि किस राज्य को चीनी का प्याला या शक्कर का प्याला, चीनी का कटोरा या फिर शक्कर का कटोरा कहा जाता है। यूपी को कहा जाता है। यहाँ पे हाल के आंकड़े दिए गए हैं कि वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र का स्थान आता है। यानी हमारे यहाँ पर यूपी की बात करें तो यूपी गन्ना उत्पादन में भी पहले नंबर पर है और चीनी उत्पादन में भी ये पहले नंबर पर है। उत्तर प्रदेश रीजन में चीनी उद्योग की दो पेटियां हैं। एक तो गंगा यमुना दोआब है, दूसरा तराई प्रदेश में केंद्रित है। गंगा यमुना दोआब में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत और बुलंदशहर यहाँ पर मुख्य चीनी उत्पादक जिले हैं। जबकि तराई प्रदेश के मुख्य चीनी उत्पादक जिलों में लखीमपुर खीरी, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, बहराइच ये आ जाते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर चीनी उत्पादन की बात कर ली, गन्ना उत्पादन की बात कर ली। अब बात करते हैं चीनी मिलों की। तो वर्तमान में भारत में चीनी मिलों की सबसे बड़ी संख्या जो है ये महाराष्ट्र राज्य में है और सेकंड नंबर पर यूपी आता है। यानी गन्ना उत्पादन में यूपी का पहला स्थान है, महाराष्ट्र का सेकंड स्थान है। चीनी उत्पादन में यूपी का पहला स्थान है, महाराष्ट्र का सेकंड स्थान है। लेकिन चीनी मिलों की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसके अलावा तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है। ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। गन्ने की जो अड़साली फसल की खेती है ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। अब देखिए, यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि उत्तर भारत में जो गन्ना है और दक्षिण भारत में जो गन्ना है इसमें अंतर क्या है। क्योंकि दक्षिण भारत वाला जो रीजन है वो रीजन जो है बृहस्पतिप्रत के करीब है, तो बृहस्पतिप्रत के करीब होने की वजह से वहाँ पर जो है गर्मी अच्छी खासी पड़ती है। यानी गर्मी जब यहाँ पे ज़्यादा पड़ेगी तो यहाँ के गन्ने में ज़्यादा मिठास भी होगी। तो दक्षिण भारत में गन्ने की जो उच्च उत्पादकता पाई जाती है और यहाँ गन्ने में शर्करा की मात्रा भी जो है अधिक पाई जाती है। यहाँ के गन्ने में मिठास भी उत्तर भारत की तुलना में ज़्यादा होती है। अगले उद्योग हैं यहाँ पर पेट्रो रसायन उद्योग। जो क्रूड पेट्रोलियम होता है जब इसको प्रसंस्कृत किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, तो इससे कई अन्य प्रकार के उप उत्पाद तैयार किए जाते हैं जो कि अनेक नए उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं और इन्हें सामूहिक रूप से पेट्रो रसायन उद्योग के नाम से जाना जाता है। जो पेट्रो रसायन उद्योग है इस वर्ग को 4 उपवर्गों में डिवाइड किया गया है। इसमें पॉलीमर आ जाते हैं, कृत्रिम रेसे आ जाते हैं, इलास्टोमर्स आ जाते हैं, पृष्ठ संक्रियक आ जाते हैं, यानी कि जो सर्फेक्टेंट इंटरमीडिएट्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। मुंबई की बात करें तो मुंबई जो है चट्टान आधारित जो रसायन उद्योग है इनका केंद्र है। वहीं पटाखों के उद्योग जो है औरैया यूपी, जामनगर, गांधीनगर और हजीरा गुजरात में, नागो थाने, रत्नागिरी महाराष्ट्र में,
हल्दिया पश्चिम बंगाल में और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। पेट्रो रसायन उद्योग में सारे प्रकार के रसायन, जितने प्रकार के कृत्रिम चीजें बनाई जाती हैं वो सब इसमें शामिल की जाती हैं। रासायनिक और पेट्रो रासायनिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में पेट्रो साइंस सेक्टर के अंतर्गत 3 संस्थाएं यहाँ पे कार्य कर रही हैं। यहाँ पर पहली संस्था है भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक सार्वजनिक सेक्टर की कंपनी है। ये विभिन्न प्रकार के पेट्रो रसायन जैसे कि पॉलीमर, रेसे और रेसों से बने संक्रियक का निर्माण करती है और वितरण करती है। सेकंड कंपनी है यहाँ पे पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो भारत सरकार और बुनकरों की सहकारी संस्थाओं का संयुक्त प्रयास है। यानी ये जो कंपनी है पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इससे जो भारत सरकार और बुनकरों की सहकारी संस्था है, इनके प्रयास से इसको बनाया गया है। ये कंपनी पॉलिस्टर तंतु, यानी पॉलिस्टर वाला जो तंतु है, कृत्रिम तंतु है, पॉलिस्टर तंतु, सूत और नायलॉन चिप्स का उत्पादन गुजरात स्थित वडोदरा और नलधारी संयंत्रों में करती है। तीसरा है यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि पेट्रोकेमिकल उद्योग में ट्रेनिंग प्रदान करता है। ये ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो यहाँ पर 3 संस्थाएं इसमें कार्य कर रही हैं, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक सेक्टर में 1961 में स्थापित द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड, ये नेप्ता पर, देखिए नेप्ता एक प्रकार का जो है रसायन है, रासायनिक ऑयल है। तो ये नेप्ता पर आधारित मुंबई का पहला रासायनिक उद्योग था। यानी 1961 में जो ये इंडस्ट्री है, ये मुंबई की पहली रासायनिक इंडस्ट्री थी। मुंबई, बरौनी, मैटूर, पिंपरी और इसरा में स्थित संयंत्र जो हैं, ये प्लास्टिक की वस्तुओं के मुख्य उत्पादक हैं। लगभग 75% इकाइयाँ जो हैं लघु पैमाने के सेक्टर में हैं। और ये जो उद्योग है पेट्रोसाइन उद्योग, ये पुनः चक्रित प्लास्टिक का भी प्रयोग करता है, जो पूरे उत्पादन का लगभग 30% है। यानी यहाँ पर रिसाइकिल्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है। नायलॉन और पॉलिस्टर धागा बनाने के संयंत्र कोटा, पिंपरी, मुंबई, मोदीनगर, पुणे, उज्जैन, नागपुर और उदना में लगाए गए हैं। देखिए नायलॉन और पॉलिस्टर जो है ये कृत्रिम तंतु हैं, ये आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा। वहीं कोटा और बड़ोदरा में एक्रिलिक कपड़े बनाए जाते हैं। एक्रिलिक भी एक आर्टिफिशियल तंतु है, कृत्रिम तंतु है। अगले प्रकार के उद्योग में आ जाते हैं ज्ञान आधारित उद्योग, यानी नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री। नॉलेज बेस्ड का मतलब क्या है कि लोग जब अच्छी खासी शिक्षा प्राप्त करते हैं, उच्च तकनीक ज्ञान हासिल करते हैं, उसके बाद ऐसे लोग उद्योगों की स्थापना करते हैं जहां पर केवल और केवल दिमाग का खेल होता है। तो ऐसे उद्योगों को नॉलेज आधारित उद्योग कहा जाता है। तो ज्ञान उद्योग तुलनात्मक रूप से नए प्रकार के उद्योग हैं, जो कि मानव पूंजी और प्रौद्योगिकी गहन उपयोग पर आधारित होते हैं। अधिकांश उद्योग जो हैं ये किसी न किसी तरह के इनपुट के रूप में ज्ञान पर निर्भर हैं। लोगों की जो ज्ञान है, लोगों की जो माइंड है, उस पर निर्भर है। ऐसे उद्योगों में विज्ञान है, शिक्षा है, परामर्श यानी कंसल्टेंसी है, वित्तीय सेवाएं हैं, सूचना प्रौद्योगिकी है, बीमा है, संचार और स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब इसी में आ जाती है। ये सब ज्ञान आधारित उद्योग का पार्ट है। इसी में आ जाता है फूडलोज उद्योग। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिन पर किसी भी जगह के संसाधन या विभिन्न प्रकार के कारकों का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। जैसे बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कहीं भी स्थापित की जा सकती है। जहाँ पर हमें नेट मिल जाए और लैपटॉप वगैरह अच्छे हों, हम कहीं भी लगा सकते हैं। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, परिवहन के मार्ग बनाए जाएँ, है ना, या खनन के जो रॉ मटेरियल वगैरह है, रॉ मटेरियल इसमें नहीं चाहिए। तो ये जो उद्योग है फूड उद्योग कहलाएगा। ऐसे उद्योग जो किसी भी स्थान पर स्थापित किए जा सकते हैं और उन पर संसाधन या फिर परिवहन जैसे जो कारक हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इन्हें फूडलोज उद्योग कहा जाता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। अब आगे यहां पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात की गई है, यह है भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण और औद्योगिक विकास, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बगल में आप इमेज भी देख रहे होंगे, ये स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह है, इनकी इमेज है। इसकी कहानी मैं बताता हूँ। कहानी अगर आप समझ लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय हमारे देश के जो नीति निर्माता थे, उनके मन में देश के आर्थिक विकास को लेकर बहुत सारी चिंताएं थी, बहुत सारी मतलब दुविधाएं चल रही थी। उन्हें लगता था कि अभी हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ है और नए आज़ाद देश में अगर हम जो वैश्विक गाइडलाइंस हैं, व्यापार की वैश्विक गाइडलाइंस हैं या विश्व की जो अन्य अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे, हो सकता है तो हमारे यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको घाटा उठाना पड़े या फिर हमारे देश में बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि हो, आर्थिक क्षति उठानी पड़े। तो उन्होंने क्या किया कि उस समय हमारी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था रखा। बंद का मतलब ये था कि उस समय जितने भी उपक्रम स्थापित करवाए गए, जितनी कंपनियां स्थापित करवाई गई, सबकी सब सरकार के नियंत्रण में थी। कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी नहीं थी। सब जितनी भी चीज़ें थी, हर सेक्टर में सरकारी नियंत्रण स्थापित किए हुए थी। सरकार को ऐसा लगता था कि सरकार नियंत्रण स्थापित रखेगी तो चीज़ें सुधरेंगी, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, देश का आर्थिक विकास होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आगे चलते चलते जैसे कि आप जानते हैं कि सरकारी तंत्र जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित भ्रष्टाचार से रहता है। तो यहाँ पर यही होता है
जो सरकारी सेक्टर की जो कंपनियां थी उनमें भ्रष्टाचार बढ़ता गया और एक स्थिति ये आई कि जो सरकारी सेक्टर की जो भी कंपनियां थी, जो कि सरकार जिनका नियंत्रण कर रही थी, सरकार को लगातार घाटा उठाना पड़ रहा था। दूसरी ओर सरकार विश्व मार्केट से कटी हुई थी, वैश्विक संस्थाओं से कटी हुई थी, क्योंकि सरकार ने क्या कर रखा था कि भारत में कोई नई कंपनी, कोई विदेशी कंपनी भारत में नहीं आ सकती थी और ना ही भारतीय कोई कंपनी विदेशी कंपनी के साथ मर्जअप कर सकती थी, ऐसे प्रावधान भी नहीं थे। तो ऐसे में बाहर से निवेश वगैरह आना भी संभव नहीं था। कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बंद थी। बाद में 1980 तक आते आते हमारे यहाँ जो कैश फ्लो है, हमारे यहाँ पर जो रिजर्व है, जिसके बदले हम विदेशों से तेल वगैरह खरीदते थे, वो रिजर्व जो है समाप्त हो गया। स्थिति ये आ गई कि हमारे पास 15 दिन का ऑयल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था थी। ओपन अर्थव्यवस्था होती तो विदेशों से व्यापार करते, वहाँ से मुद्रा प्राप्ति होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इतना गहरा संकट था कि हमारा देश दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया था। उस समय 1990 के बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनती है, जो कि प्रधानमंत्री थे, और उसी सरकार में तत्कालीन जो वित्त मंत्री बनाए गए थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने भी संकट था कि क्या किया जाए, कैसे इस जो नवोदित देश है इसको उभारा जाए। भाई देश आज़ाद हो गया है, हमने आर्थिक प्रगति भी की है, लेकिन फिर भी आर्थिक प्रगति करने के बाद भी हमारे यहाँ पर एक दिवालिया वाला संकट आ गया है और यहाँ का वित्त समाप्त हो चुका है, पैसा हमारे पास है ही, रिजर्व है ही नहीं, कैसे करें। तो ये लोग जो थे IMF के पास लोन लेने के लिए गए या विदेशी संस्थाओं के पास लोन लेने के लिए गए। तो विदेशी संस्थाओं ने इनके सामने कंडीशन रख दी कि हम आपको लोन तो देंगे, लेकिन आपको अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म करना होगा, ताकि आपके देश की कंडीशन भी सुधरे और आप लोग भी विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपना व्यापार कर सकें, उनके साथ मर्जअप कर सकें और विदेशी कंपनियों को भी आपके भारत में व्यापार करने का अवसर मिल सके। तो उनकी मजबूरी थी, इनको ये कंडीशन माननी पड़ी। तो ऐसे करके हमारे यहाँ पर 1991 में LPG अप्रोच की घोषणा की गई, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति कहा जाता है। इसकी घोषणा 1991 में की गई थी और इस नीति के मुख्य उद्देश्य थे अब तक प्राप्त किए गए लाभ को बढ़ाना, इसमें विकृति अथवा कमियों को दूर करना, उत्पादकता और लाभकारी रोजगार में स्वघोषित वृद्धि को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्राप्त करना। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 1991 से पहले क्या था कि हमारे यहाँ के जो भी उत्पाद थे वो विदेशी मार्केटों में नहीं जाते थे, केवल भारत के मार्केटों में ही चलते थे। तो इस वजह से हमारे यहाँ के जो भी उत्पाद थे उनका वो स्टैंडर्ड भी और ढंग का नहीं था। यानी कि हमारे यहाँ की कंपनियां जो थी कि अपनी मोनोपोली चला रही थी, एक तरह से जो भी चीज़ बना देंगी वो लेनी ही पड़ेगी। बाहर वाली कोई कंपनी होती है, बाहर वाले विकल्प होते, जैसे कार की बात करें तो कार कंपनी भी गवर्नमेंट के नियंत्रण में थी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति उतने ही प्राइस में वर्तमान में कोई विदेशी कंपनी की कार खरीद सकता है, तो भारत की कार नहीं बिकेगी। तो सरकार ने क्या कर रखा था, उसमें अपनी एक मोनोपोली बना रखी थी। सरकार का ये था कि भाई विदेशी कंपनियां यहाँ पर व्यापार नहीं करेंगी, केवल भारतीय कंपनियां ही जो प्रोडक्ट बनाएंगी वो हिंदुस्तानियों को लेना पड़ेगा। तो दिक्कत ये भी थी, हिंदुस्तानियों के सामने विकल्प भी नहीं थे, मजबूरी होती थी। लेकिन जब 1991 में ये रिफॉर्म आया है, उसके बाद मार्केट खोल दिया गया है, विदेशी कंपनियों की एंट्री हुई है, लोगों के सामने विकल्प बढ़े हैं। विकल्प बढ़ेंगे तो क्या होगा, फायदा ये होगा, जो कंपनियां अब तक अपनी मनमर्जी चला रही थी, अपनी मनमर्जी से चीज़ों का उत्पादन कर रही थी, अब वो भी प्रतियोगिता की दौड़ में आ गई। जब कोई व्यक्ति प्रतियोगिता करता है तो अपने आप को लगातार वो अपने आप को विकसित करता है, लगातार अपने आप को डेवलप करता है। तो यहाँ पर भी भाई हुआ, जब मार्केट खोल दिया गया, हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था खोल दी गई, तो उस होड़ में हमारे यहाँ की कंपनियों को या फिर अन्य जो संस्थान थे उन संस्थानों को अपनी परफॉर्मेंस सुधारनी पड़ी। इस नीति के अंतर्गत किए गए उपाय ये हैं। सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का समापन। देश के आज़ाद होने के बाद हमारे यहाँ पर अधिकांश जो उद्योग थे वो सब लाइसेंस के अधीन ही थे, यानी उन्हें लाइसेंस प्राप्त करके चलाया जा सकता था। लेकिन जब 1991 का रिफॉर्म लाए हैं उसमें फिर ये कर दिया गया है, कुछ उद्योगों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था रखी गई है, बाद बाकी उद्योगों की लाइसेंस की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। विदेशी तकनीक का निःशुल्क प्रवेश, यानी हम लोग अब विदेशी तकनीक की हेल्प ले सकते हैं। विदेशी निवेश नीति, यानी कि फॉरेन लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। पूंजी बाजार में अभिगम्यता, यानी हमारे यहाँ के लोग कहीं अन्य जाके इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, या फिर अन्य जगहों की संस्था हमारे यहाँ हमारे मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, शेयर मार्केट वगैरह में। खुला व्यापार, ओपन ट्रेड। ओपन ट्रेड का मतलब ये है कि हम अपने बाजार में विदेशी वस्तुओं को भी बेचेंगे और अपने भारतीय उत्पादों को भी बेचेंगे। प्रावस्थबद्ध निर्माण कार्यक्रम का उन्मूलन। प्रावस्थबद्ध का मतलब क्या कि चरणबद्ध तरीके से जो हमने उत्पादन कार्य के लिए चरण बनाए थे, इस चरण में हम ये उत्पादन करेंगे, सेकंड चरण में हम ये उत्पादन करेंगे, ये चीज़ें नहीं होंगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि हम चरण बाई चरण चलेंगे कि पहले स्टेप में हम ये चीज़ का उत्पादन करेंगे, सेकंड स्टेप में ये चीज़ का उत्पादन करेंगे। जैसा कि पंचवर्षीय योजनाओं में देखा भी गया, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, दूसरी वाली भारी उद्योगों से रिलेटेड थी। तो अब यहाँ पर उन्होंने ये किया है कि 1991 के बाद जो हम चरणबद्ध तरीके से निर्माण कार्यक्रम चला रहे हैं इसको हमने समाप्त कर दिया है, सब चीज़ें पैरेलल में चलेंगी। अब औद्योगिक अवस्थिति कार्यक्रम का उदारीकरण। औद्योगिक अवस्थिति कार्यक्रम का उदारीकरण का मतलब क्या है? देखिए 1950 में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय देश में भुखमरी, गरीबी, पिछड़ापन तो था ही था। तो नेहरू जी का मानना यह था कि अगर बड़े बड़े जो उपक्रम हैं वो देश के पिछड़े इलाकों में स्थापित करवा दिए जाएं तो पिछड़े इलाकों के लोगों को लाभ मिलेगा।
उनकी सोच थी कि भाई पिछड़े इलाकों के लोग हैं, उनको भी लाभ मिलेगा, उनका विकास हो पाएगा। संयंत्र वहाँ पे स्थापित करवा दिए गए, लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये आई क्योंकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, उनके पास मतलब कौशल नहीं था, तकनीकी ज्ञान नहीं था। तो मजबूरी में वहाँ पर बाहर से लोगों को लाकर लोगों से वो कंपनी हैंडल करवाई गई, वो संयंत्र हैंडल करवाए गए। तो कोई फायदा तो हुआ नहीं, विशेष फायदा वहाँ पे हुआ नहीं। तो अब ये नीति बनाई गई कि जो औद्योगिक वसति कार्यक्रम है इसका उदारीकरण करना है। हम उद्योग वहाँ पर स्थापित करवाएंगे जहाँ पर उनके लिए अनुकूल दशाएं हों, जहाँ पर वर्कफोर्स भी मिल जाए, रिसोर्स भी मिल जाए, मार्केट भी मिल जाए, वहीं पर जो है उद्योग स्थापित करवाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि पिछड़े इलाकों में स्थापित होंगे। इस नीति के 3 मुख्य लक्ष्य हैं, एक तो उदारीकरण है, निजीकरण है और वैश्वीकरण है। जैसे हमने बताया था कि यहाँ पर अब औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। केवल कुछ उद्योग ऐसे थे उनमें औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता थी। वस्तुतः सुरक्षा, सामरिक अथवा पर्यावरणीय सरोकार से संबंधित केवल 6 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों के लिए समाप्त कर दी गई। साथ ही 1956 से सार्वजनिक सेक्टर के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या जो थी 17 से घटकर 4 रह गई। यानी यहाँ पे बताया गया कि जो पब्लिक सेक्टर के जो उद्योग थे, पीएसयू थे, उनकी संख्या 17 से घटकर 4 रह गई। बाद बाकी जो 13 कंपनियां थी वो प्राइवेट सेक्टर में चली गई। परमाणु शक्ति से संबंधित उद्योग परमाणु शक्ति विभाग की सूची में विनिर्दिष्ट पदार्थ और रेलवे जो था वो सार्वजनिक सेक्टर के अंतर्गत उस समय भी बने रहे। इसके अलावा सरकार ने क्या किया, सरकार ने अपनी जो सरकारी कंपनियां थी इनका डिसइन्वेस्टमेंट किया, यानी विनिवेशीकरण किया, अपना निवेश कम किया और अन्य लोगों को भी प्रोत्साहन दिया कि वो लोग भी इसमें अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाएं। तो सरकार ने सार्वजनिक उद्यमों के शेयरों में कुछ भाग वित्तीय संस्थाओं, सामान्य जनता और कामगारों को देने का निश्चय किया। नई औद्योगिक नीति में आर्थिक विकास का ऊंचा स्तर प्राप्त करने के लिए जो एफडीआई है, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, इसने घरेलू निवेश के पूरक के रूप में इसको देखा गया और इसने काफी ज्यादा हेल्प भी की। सरकार ने औद्योगिक स्थिति संबंधी नीतियों में भी परिवर्तन की घोषणा की। पर्यावरणीय कारणों से बड़े शहरों में या फिर उनके निकट उद्योगों की स्थिति को हतोत्साहित किया गया, यानी जो पर्यावरणीय फैक्टर है उनकी वजह से जो बड़े बड़े शहर हैं उनके आसपास भारी उद्योग लगाने के लिए जो पॉलिसी थी इसको चेंज किया गया। अब भारी जो बड़े उद्योग हैं उनके किनारे नहीं लगाए गए। जैसे इसका एग्जाम्पल जो है मथुरा की रिफाइनरी है। पहले जो मथुरा में लगने वाली ऑयल रिफाइनरी थी, पहले ये आगरा में लगने वाली थी, लेकिन आगरा में जब देखा गया कि रिफाइनरी अगर आगरा में लग जाएगी तो कुछ समय में इसका असर ताजमहल पर देखने को मिलेगा, ताजमहल जो है पूरी तरह से काला पड़ जाएगा। तो यही देखते हुए वो रिफाइनरी जो थी आगरा से फिर मथुरा शिफ्ट की गई। नए सेक्टर जैसे कि खनन, दूरसंचार, राजमार्ग निर्माण और व्यवस्था को व्यक्तिगत कंपनियों के लिए पूरा खोल दिया गया। पहले ये सब काम सरकार ही करती थी, लेकिन अब इसमें प्राइवेट कंपनियों को यहां पर प्रोत्साहित किया गया। प्राइवेट कंपनियां ये सब कर सकती थी। तो हमने यहां पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन देख लिया। अब ग्लोबलाइजेशन देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है वैश्वीकरण, यानी कि हम विश्व के अनुरूप अपने आप को ढालें, विश्व के अनुरूप अपने आप को बनाएं। वैश्वीकरण का मतलब यह है कि हम केवल अपने यहाँ के लोगों की डिमांड है या अपने यहाँ के लोगों की जरूरतें केवल उनको ही ध्यान में ना रखें, बल्कि वैश्विक में, विश्व में जो कुछ चल रहा है उन लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भी उस उत्पाद को तैयार करें। तो वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सामान और पूंजी सहित सेवाएं, श्रम और संसाधन एक देश से दूसरे देश को स्वतंत्रतापूर्वक पहुंचाए जा सकते हैं। यानी हमारे जो भी हम चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे हमारी सेवाएं हों या फिर हमारे उत्पाद हों, वो उस स्टैंडर्ड के होने चाहिए कि वो किसी भी मार्केट में टिक सकें। भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ अगर हम देखें तो भारत में आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों को पूंजी निवेश की सुविधा उपलब्ध कराकर, यानी कि हमारे यहाँ पर जैसा कि अभी प्रेजेंट में है, हमारे यहाँ पर एफडीआई, एफपीआई दोनों अलाउ हैं। यानी हमारे यहाँ पर विदेशी कंपनियां अपना निवेश कर सकती हैं। हमारे यहाँ एफडीआई भी आ सकता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसकी भी आज़ादी है। यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अर्थव्यवस्था खोलना, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंधों और बाधाओं को खत्म करना, यानी हमने ग्लोबलाइजेशन के तहत अपने भारत में अब विदेशी कंपनियों के आगमन के लिए रास्ता खोल दिया। अब हमारे यहाँ पे विदेशी कंपनियां आकर अपने प्लांट लगा सकती थी, यहाँ पर व्यापार कर सकती थी। भारतीय कंपनियों को देश में विदेशी कंपनियों के सहयोग से उद्योग खोलने की अनुमति प्रदान करना, शुल्क दर के मात्रात्मक प्रतिबंधों में कमी लाकर बड़ी मात्रा में आयात उदारता कार्यक्रम को कार्यान्वित करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1991 से पहले क्या था, 1991 से पहले भारत में किसी भी विदेशी उत्पाद को अगर भारत में मंगाया जाता था तो सरकार उस पर बहुत भारी भरकम टैरिफ लगाती थी, भारी भरकम शुल्क वसूलती थी, जिससे कि उस उत्पाद की कीमतें जो होती थी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। और ऐसे करके हमारे यहाँ के लोग जो थे उनकी मजबूरी हो जाती थी, क्योंकि विदेशी सामान बहुत ज़्यादा महंगा है और लाना भी मुश्किल है, तो उनके सामने मजबूरी है, उन्हें फिर भारतीय सामान लेना ही लेना है। तो अब क्या किया गया, अब यहाँ पर यह किया गया कि जो टैरिफ वगैरह इनको कम कर दिया गया। भाई मान लीजिए यूएसए का कोई प्रोडक्ट है और वो अगर भारत में आता है, मान लीजिए 10,000 रुपये का एक फ़ोन है ना, और एक हमारे यहाँ का 12,000 रुपये का एक फ़ोन है। यहाँ के यूएसए के 10,000 वाले फ़ोन में सेम फीचर हैं, वही फीचर हमारे 12,000 वाले फ़ोन में है। अगर 10,000 रुपये वाला फ़ोन
इंडियन मार्केट में आ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि 10,000 वाले फ़ोन पे लोग फोकस करेंगे, क्योंकि इसमें कम पैसे में ज़्यादा फीचर है। हमारे यहाँ की जो कंपनियां, हमारे यहाँ के जो ब्रांड है, उन पर असर पड़ेगा। तो सरकार क्या करती है, जो विदेशी कंपनी जो का सामान है, विदेशों से आने वाला जो सामान है, इस पर टैरिफ लगाती है, जिससे कि इसकी जो दरें हैं लगभग हमारे यहाँ के उत्पाद के समान हो जाएं और एक फेयर कंपटीशन हो सके। लेकिन पहले 1991 से पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। उससे पहले क्या था कि उस समय सरकार जो है अनाप शनाप टैरिफ लगाती थी, जिसकी वजह से विदेशी जो प्रोडक्ट होते थे उनकी कीमतें बढ़ जाती थी। तो लोग हमारे यहाँ पर इन सबको लेने से हतोत्साहित होते थे। तो जब आप किसी विदेशी कंपनी के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाएंगे, भारी भरकम उच्च मूल्य के टैरिफ लगाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो देश भी आपके इंडिया के प्रोडक्ट को अपने मार्केट में नहीं उतरने देगा। तो इस वजह से भी हमारे यहाँ पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था। आगे है यहाँ पर निर्यात को बढ़ाने के लिए विनिमय दर व्यवस्था को चुनना, यानी एक्सचेंज रेट। जैसे आज आप देखते हैं कि $1 जो है 86 रुपये के बराबर है, 80 रुपये के बराबर है। तो यानी यहाँ पर अब हमें विनिमय दर व्यवस्था को फॉलो करना था। आगे यहाँ पर भारत के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में बात की गई है। देखिए, वर्तमान में भारत में 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की बात की गई है। मैप में देख पा रहे हैं, इस वाले प्रदेश की बात की गई है। ये जो है मुंबई थाने से पुणे, नासिक और सोलापुर जिलों के जो संस्पर्शी क्षेत्र हैं, यानी आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ तक फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त रायगढ़, अहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगांव जिलों में औद्योगिक विकास भी तेजी से हुआ है। इस प्रदेश का जो औद्योगिक विकास है, इसका औद्योगिक विकास 1854 में जब मुंबई में सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई है, उसके बाद स्टार्ट हुआ है। फिर 1869 में जब सुएज नहर ओपन हो गई है, सुएज नहर के खुलने के कारण जो मुंबई पत्तन है, इसके विकास को प्रोत्साहन मिला है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सुएज नहर के बनने से पहले यूरोप से जो भी जहाज आया करते थे, वो दक्षिण अफ्रीका का पूरा केप ऑफ गुड होप घूमते हुए भारत में आते थे। तो भारत में आने में उन्हें लंबा समय लगता था, लंबी यात्रा तय करनी पड़ती थी। जब सुएज नहर बना दी गई है, तो सुएज नहर के बनने से क्या हुआ है, लाल सागर से होते हुए जो भूमध्य सागर है उसमें जाना और फिर यूरोप तक पहुंच पाना आसान हो पाया है। ऐसे करके समय और दूरी की बचत हुई है और जहाज जो है पहले की तुलना में कम समय में भारत तक पहुंचने लगे हैं। तो इसका लाभ मुंबई पत्तन को मिला है। इसके अलावा मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना ने इस प्रदेश को अतिरिक्त बल प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त अभियांत्रिकी वस्तुएं यानी इंजीनियरिंग की वस्तुएं हैं, पेट्रोलियम परिशोधन, पेट्रो रासायनिक, चमड़ा, संश्लिष्ट और प्लास्टिक वस्तुएं, दवाएं, उर्वरक, विद्युत वस्तुएं, जलयान निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, परिवहन उपकरण और खाद्य उद्योगों का भी यहाँ पे विकास हुआ है। मुंबई, कोलाबा, कल्याण, ठाणे, ट्राम्बे, पुणे, पिंपरी, नासिक, मनमाड, शोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर, सतारा, सांगली, ये यहाँ के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। सेकंड है यहाँ पर हुगली औद्योगिक प्रदेश। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हुगली क्षेत्र है, ये हुगली औद्योगिक प्रदेश की बात हो रही है। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ ये प्रदेश जो है, उत्तर में बांसबेरिया से दक्षिण में बिड़ला नगर तक लगभग 100 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। कोलकाता हावड़ा जो है इस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। इसका विकास हुगली नदी पर पत्तन बनने के बाद प्रारंभ हुआ है, यानी जब हुगली नदी पर पत्तन बन गया है उसके बाद इसका विकास प्रारंभ हुआ है। देश में कोलकाता जो है एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरकर सामने आया है। इसका इतिहास बताया गया है। जैसे पहले के समय में क्या था, असम और पश्चिम बंगाल की जो उत्तरी पहाड़ियों हैं, वहाँ पर अंग्रेजों ने चाय की रोपड़ खेती स्टार्ट करवाई थी, तो वहाँ पर चाय के बागानों का विकास हुआ है। उससे पहले नील का परिष्करण, यानी अंग्रेजों के समय में नील की खेती भी की गई है। बाद में यहाँ पर जूट संसाधनों ने दामोदर घाटी कोयला क्षेत्रों और छोटा नागपुर पठार के लौहस के निक्षेपों के साथ मिलकर इस प्रदेश के औद्योगिक विकास में योगदान दिया है, सहयोग किया है। कहने का मतलब ये है कि इसके पीछे एक पूरी पृष्ठभूमि समझाई गई है, कैसे इस क्षेत्र का विकास हुआ है। एक तो अंग्रेजों के समय में चाय की खेती स्टार्ट कर दी गई है, उसका भी लाभ मिला है। फिर नील की खेती का भी इसको लाभ मिला है। जूट की जो भी क्षेत्र हैं, तो जूट की रस्सी जो बनाई जाती है, जूट से जो उत्पाद बनाए जाते हैं, उन उत्पादों के बनने की वजह से फिर छोटा नागपुर पठार में जो भी औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया, उसके डेवलपमेंट की वजह से इस क्षेत्र को उसका लाभ मिला है। यहाँ पर जो है बिहार, पूर्वी यूपी और उड़ीसा से सस्ता श्रम उपलब्ध हो जाता है। इन सब ने भी इसके विकास में योगदान दिया है। कोलकाता ने अंग्रेजी ब्रिटिश भारत की राजधानी, देखिए जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कोलकाता जो 1773 से लेकर 1911 तक भारत की राजधानी रहा है, ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा है। तो ब्रिटिश भारत की राजधानी होने की वजह से भी इसने ब्रिटिश पूंजी को आकर्षित किया है। भारत का प्रथम जूट कारखाना जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा 1855 में कोलकाता के पास रिसरा में स्थापित किया गया था। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है भारत का पहला जूट कारखाना कहाँ पे लगाया गया था, किस व्यक्ति ने लगाया था। तो जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा ये कोलकाता के समीप रिसरा में स्थापित किया गया था। और जूट उद्योग का मुख्य जो केंद्रीकरण है वो हावड़ा और भटपारा में है।
इसके अलावा कागज, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, मशीनों, विद्युत, रासायनिक, औषधीय, उर्वरक और पेट्रो रासायनिक उद्योग का भी यहाँ विस्तार हुआ है। कौन नगर में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना है और चितरंजन में डीजल इंजन का कारखाना इस प्रदेश के औद्योगिक स्तंभ है। देखिए चितरंजन में यहाँ पर जो डीजल लोकोमोटिव इंजन होता है उसका कारखाना लगा हुआ है। इस प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया, सीरमपुर, रिसरा, शिवपुर, नेहाटी, गुरिया, काकीनाडा, श्यामनगर, टीटागढ़ में जो है पेपर मिल लगी हुई है, सौदेपुर, बजबज, बिडला नगर, बांसबेरिया, बेलगुरिया, त्रिवेणी, हुगली, बेलूर आदि हैं। अगला है यहाँ पर औद्योगिक प्रदेश बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश है। ये जो प्रदेश है 2 राज्यों में फैला हुआ है, कर्नाटक और तमिलनाडु में। मदुरै इसके दक्षिणी भाग में है, यानी मदुरै इसके दक्षिण में पड़ता है, जबकि बेंगलोर जो है इसके उत्तर में अवस्थित है। ये जो क्षेत्र है बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश, ये कोयला क्षेत्रों से दूर स्थित है। इस प्रदेश का जो विकास है मुख्यतः यहाँ का जो जल विद्युत संयंत्र है पायकारा का, उस पर निर्भर करता है। यानी यहाँ पर पायकारा जल विद्युत संयंत्र जो है 1932 में लगाया गया था, उसके बाद इस क्षेत्र का विकास हुआ है। वर्तमान में बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु को भारत की सॉफ्टवेयर कैपिटल कहा जाता है। ये सॉफ्टवेयर राजधानी के रूप में विकसित हुआ है। इसके अलावा जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं तमिलनाडु में कपास का उत्पादन भी होता है, तो कपास उत्पादक क्षेत्र होने की वजह से सूती वस्त्र उद्योग ने सबसे पहले यहाँ पर पैर जमाए थे। सूती मिलों के साथ ही यहाँ पर करगा उद्योग का भी तेजी से विकास हुआ। अनेक भारी अभियांत्रिकी उद्योग बेंगलोर में एकत्रित हो गए। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की जो वायुयान फैक्ट्री है वो भी यहाँ पर है। मशीन उपकरण, टेलीफोन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इस प्रदेश के औद्योगिक स्तंभ हैं। चेन्नई में पेट्रोलियम रिफाइनरी, सेलम में लौह इस्पात संयंत्र और उर्वरक संयंत्र यहाँ पर अभिनव विकास हैं। चौथा उद्योग प्रदेश है गुजरात उद्योग प्रदेश। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये गुजरात उद्योग प्रदेश है। इस प्रदेश का जो केंद्र है वो अहमदाबाद और बड़ौदरा के बीच में है, लेकिन यह प्रदेश दक्षिण में वलसाड और सूरत तक और पश्चिम में जामनगर तक फैला हुआ है। इस प्रदेश का विकास जो है जैसे मुंबई पुणे रीजन का विकास हुआ, उसी तरह से यहाँ का विकास भी जब 1860 में यहाँ पर सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई है, उसके बाद यहाँ का विकास स्टार्ट हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो महाराष्ट्र और गुजरात रीजन है ये कपास उत्पादक रीजन है, तो कपास उत्पादक क्षेत्र होने की वजह से इस चीज़ का लाभ भी इसको मिला है यहाँ पर कच्चे माल के रूप में, और यहाँ पर जो उत्पाद तैयार करने में भी इसका लाभ मिला है। इसके अलावा यहाँ पर तेल क्षेत्रों की खोज भी हुई है, तो तेल क्षेत्रों की खोज से पेट्रो रासायनिक उद्योगों की स्थापना अंकलेश्वर, बड़ोदरा और जामनगर के चारों ओर हुई है। कांडला पत्तन ने इस देश के विकास में सहयोग दिया है। देखिए कोयली में पेट्रोलियम प्रशोधनशाला ने अनेक पेट्रो रासायनिक उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रोवाइड करवाया है। कपड़ा और पेट्रो रासायनिक उद्योगों के अलावा यहाँ पर अन्य उद्योग जैसे कि भारी और आधार रासायनिक उद्योग, मोटर, ट्रैक्टर, डीजल इंजन, टेक्सटाइल, मशीनें, इंजीनियरिंग, औषधि, रंग रोगन, कीटनाशक, चीनी, दुग्ध उत्पाद और खाद्य प्रक्रमण उद्योग भी यहाँ पर स्थापित हैं। अभी हाल में ही सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी जामनगर में स्थापित की गई है। इस प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र अहमदाबाद, बड़ौदरा, भरूच, कोयली, आनंद, खेरा, सुरेंद्रनगर, राजकोट, सूरत, वलसाद और जामनगर हैं। 5वां क्षेत्र है छोटा नागपुर प्रदेश। जैसा कि आप देख पा रहे हैं छोटा नागपुर क्षेत्र है ये, और ये प्रदेश जो है झारखंड, उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है और ये खास करके भारी धातु उद्योगों के लिए फेमस है। यह प्रदेश अपने विकास के लिए दामोदर घाटी में कोयला और झारखंड तथा उत्तर उड़ीसा में धात्विक और धात्विक खनिजों की खोज का रीढ़ी रहा है। इस प्रदेश में 6 बड़े एकीकृत लौह इस्पात संयंत्र हैं। जमशेदपुर में है, बर्नपुर में है, कुल्टी में है, दुर्गापुर में है, बोकारो और राउरकेला में स्थापित हैं। यानी यहाँ पर 6 बड़े लौह इस्पात संयंत्र हैं इस क्षेत्र में। प्रदेश के चारों ओर घने बसे प्रदेशों से सस्ता श्रम प्राप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं इन एरिया में पॉवर्टी ज़्यादा है, तो यहाँ पर सस्ता श्रम आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और हुगली प्रदेश जो है अपने उद्योगों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध कराता है। इसके पास ही कोलकाता है। कोलकाता मात्र यहाँ पर 200 से 250 किलोमीटर रह जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे कोलकाता का मार्केट भी मिल जाता है। भारी इंजीनियरिंग, मशीन, औजार, उर्वरक, सीमेंट, कागज, रेल इंजन और भारी विद्युत उद्योग इस प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग हैं। यहाँ की जगह बताई गई हैं रांची, धनबाद, चैबासा, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल और डालमिया नगर यहाँ के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। 6वां यहाँ पर है विशाखापट्टनम गंटूर प्रदेश। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाला रीजन है विशाखापट्टनम गंटूर प्रदेश। देखिए इस प्रदेश का औद्योगिक विकास जो है विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम पत्तनों इसके भीतरी भागों में विकसित कृषि और खनिजों के बड़े संचित भंडार पर निर्भर करता है।
गोदावरी बेसिन के कोयला क्षेत्र से इसे ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जलयान निर्माण होता है, तो जलयान निर्माण उद्योग का प्रारंभ यहाँ पर 1941 में विशाखापट्टनम में हुआ था। आयातित पेट्रोल पर आधारित पेट्रोलियम प्रशोधनशाला भी है, यानी यहाँ पर पेट्रोलियम के निक्षेप तो नहीं है, यानी यहाँ तक अब तक यहाँ पेट्रोलियम यहाँ का निष्कर्षण तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर बाहर से पेट्रोलियम लाया जाता है, उसको प्रशोधित किया जाता है, जिससे कि कई पेट्रो रासायनिक उद्योगों को यहाँ पर विकास हुआ है। शक्कर, वस्त्र, जूट, कागज, उर्वरक, सीमेंट, एल्यूमिनियम और हल्की इंजीनियरिंग इस प्रदेश के मुख्य उद्योग हैं। विशाखापट्टनम में लोहार इस्पात संयंत्र बेलाडीला लौहेस पर आधारित है या आश्रित है। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजमुंद्री, गंटूर, एलुरू और कुर्नूल यहाँ के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। 7वां प्रदेश है गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ प्रदेश। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ प्रदेश है। और ये प्रदेश जो है खनिजों से और विद्युत शक्ति संसाधनों से बहुत दूर स्थित है। और ये इन सबसे दूर स्थित होने की वजह से यहाँ पर उद्योग छोटे और बाजार अभिमुखी हैं, यानी यहाँ पर छोटे उद्योग विकसित हुए, यहाँ पे भारी उद्योग विकसित नहीं हुए, बल्कि छोटे और बाजार अभिमुखी उद्योग विकसित हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक, हल्की इंजीनियरिंग और विद्युत उपकरण इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर उद्योग यहाँ पर एक नई वृद्धि है। दक्षिण में आगरा, मथुरा उद्योग क्षेत्र हैं, जहाँ मुख्य रूप से शीशे और चमड़े का सामान बनता है। मथुरा जो है तेल रिफाइनरी कारखाना है, जो है मथुरा में तेल रिफाइनरी कारखाना है। प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, अंबाला, आगरा और मथुरा का नाम यहाँ पर लिया जा सकता है। 8वां यहाँ पे प्रदेश जो है वो है कोल्लम, तिरुवनंतपुरम प्रदेश। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाला रीजन, ये औद्योगिक प्रदेश जो है तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलवाय, एर्नाकुलम और अलपुजा जिलों में फैला हुआ है। बागान कृषि और जलविद्युत इस प्रदेश को औद्योगिक आधार प्रदान करते हैं। ये जो क्षेत्र है ये खनिज पेटी से दूर है, तो खनिज पेटी से दूर होने की वजह से कृषि उत्पाद प्रक्रमण, यानी कि जो कृषि उत्पाद प्रक्रमण जैसे फूड प्रोसेसिंग वाले काम जो हैं या फिर हल्के उद्योग जो हैं इस प्रदेश की अधिकता है। उनमें से सूती वस्त्र उद्योग, चीनी, रबड़, माचिस, सीसा, रासायनिक उर्वरक, मछली आधारित उद्योग यहाँ पे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा खाद्य प्रक्रमण उद्योग है, कागज, नारियल रेशा उत्पादक, एल्यूमिनियम और सीमेंट उद्योग भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है। कोची में पेट्रोलियम रिफाइनरी की स्थापना ने यहाँ पर उद्योगों का विस्तार किया है। कोलम, तिरुवनंतपुरम, अलुवा, कोची, अलपुजा और पुनालूर यहाँ पे महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। देखिए, अब तक तो आपने यहाँ पे बड़े जो औद्योगिक प्रदेश है वो देख लिए थे। इसके अलावा देश में 13 छोटे छोटे लघु औद्योगिक प्रदेश भी हैं। इनकी संख्या 13 है। पहला है अंबाला, अमृतसर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, इंदौर, देवास, उज्जैन, जयपुर, अजमेर, कोल्हापुर, दक्षिणी कन्नड़, उत्तरी मालाबार, मध्य मालाबार, आदिलाबाद, निजामाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, भोजपुर, मुंगेर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, ब्रह्मपुत्र घाटी। तो 13 ये छोटे लघु औद्योगिक प्रदेश हैं, यानी बड़े हमारे यहाँ 8 बड़े औद्योगिक प्रदेश हैं, 13 छोटे लघु औद्योगिक प्रदेश हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर और है, हमारे यहाँ पे 15 औद्योगिक जिले भी हैं, जिनमें कानपुर, हैदराबाद, आगरा, नागपुर, ग्वालियर, भोपाल, लखनऊ, जलपाईगुड़ी, कटक, गोरखपुर, अलीगढ़, कोटा, पूर्णिया, जबलपुर, बरेली इसमें शामिल हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों से मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर उससे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको नोट्स के साथ साथ इसकी टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी। आप लोगों के मन में अगर ये आ रहा है कि सर बहुत लंबे वीडियो बना रहे हैं, तो लंबे वीडियो बनाना मेरी मजबूरी भी है, क्योंकि जो आपका यूपीएससी का प्री और मेंस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही कंटेंट यहाँ पे रखना पड़ता है। तो हम इस कंटेंट को और ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।